हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज की क्लास में मैं संतोष यादव आप सभी को स्वागत करता हूं। आइए आज मैं क्लास 10th प्रश्नावली 3.2 एनसीईआरटी गणित लेकर के आया हूं और यहां पर इस वीडियो में 3.2 को पूरा जो भी प्रश्न है उसका सफाया करने वाला हूं, इसलिए आप लोग अंत तक बने रहिएगा, ठीक है, और पूरे प्रश्न को देखिएगा। तो यहाँ पर क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक सुविचार है आपके लिए। वक्त नूर को बेनूर बना देता है, वक्त नूर को बेनूर बना देता है, वक्त फकीर को हुजूर बना देता है, वक्त फकीर को हुजूर बना देता है। वक्त की कद्र कर ए बंदे, वक्त की कद्र कर ए बंदे, वक्त कोयले को भी कोहिनूर बना देता है। कहने का मतलब यह है कि समय जो है, समय किसी का हो करके नहीं आया। समय के साथ आप चलिएगा, मतलब मेहनत कीजिएगा तो आपका वक्त जो है बदल जाएगा। फकीर आदमी भी हुजूर बन सकता है और कोयला भी कोहिनूर बन सकता है, ठीक है। समय का खेला है, तो समय के साथ आप लगे रहिए, लगन से मेहनत कीजिए, तन मन धन तीनों चीज से, ठीक है। तो हम लोग एक्सरसाइज 3.2 का प्रश्न संख्या फर्स्ट देखने वाले हैं। तो यहां पर प्रश्न क्या कर रहा है, प्रश्न है आपका, देखो प्रश्न क्या कर रहा है, सुनो मेरे भाई। निम्न संख्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। यानी कि ग्राफीय विधि से इसका हल ज्ञात करना है और पहले तो समीकरण युग्म बनाना है, ठीक है। तो यहां पर ध्यान देना, क्या कर रहा है क्वेश्चन। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए विद्यार्थी है, तो विद्यार्थी जो है उसमें विद्यार्थी लड़का लोग भी होता है और लड़की लोग भी होती है ना। तो लिखेंगे माना कि लड़कों की संख्या x है, ठीक है, क्या है, x है, तथा लड़कियों की संख्या y है, क्या है, y है, ऐसा मान लिए। तो पहला स्टेटमेंट कर रहा है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी, यानी कि लड़का और लड़की दोनों मिलाकर के कितने, 10 विद्यार्थी। ये आपका समीकरण नंबर 1 रहा, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू 10 माइनस वाई, वाई इधर प्लस में बराबर कुछ पर जाएगा माइनस में, इसको मान लो समीकरण 1। अब सेकेंड स्टेटमेंट क्या कर रहा है मेरे प्यारे बच्चे, ध्यान दीजिएगा। यहां पर देखो क्या कर रहा है बाबू लोग। सेकेंड स्टेटमेंट कहता है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। थोड़ा सा कलर चेंज कर रहे हैं, शायद दिखाई न दे रहा है, ठीक है, तो अब दिखाई देगा। सुनो, लड़कियों की संख्या, तो लड़कियों की संख्या कौन है, y है, क्या है, y है। लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, यानी कि लड़कों की संख्या क्या है, x है, ठीक है। तो लड़कों की संख्या से लड़कियों की संख्या 4 अधिक है, यानी कि y जो है x से 4 अधिक है। तो यहाँ पर x में भी 4 को ऐड करेंगे तो दोनों क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका रहा समीकरण नंबर 2। अब हम लोग चलेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से चलेंगे और यहां पर बना लेंगे मेरे भाई एक सारणी। क्या बना लेंगे, एक सारणी बना लेंगे, ठीक है। चलो यहां पर एक सारणी हमने बनाया। अब इस सारणी के अंदर हमको x और y का मान रखना है। तो यहां पर समीकरण 1 में देख रहे हो कि x इज इक्वल टू 10 माइनस वाई है, ठीक है। तो यहां पर y का वैल्यू क्या रख दें हम, y का वैल्यू क्या रख दें, तो y का वैल्यू मान लो हम यहां पर 5 रख देते हैं, ठीक है। तो x का वैल्यू क्या होगा मेरे दोस्त, यहां पर है 10 माइनस वाई का वैल्यू रख दिए 5, 10 में से 5 घटा देंगे हो जाएगा 5। यानी कि जब हमने y का वैल्यू 5 रखा तो x का वैल्यू भी 5 ही आया। अब इसी तरह से फिर लिखेंगे when, यहां पर
व्हेन लिखेंगे, इसके बाद y का वैल्यू अबरी बार मान लो हमने रख दिया 6, ठीक है, तो x का वैल्यू क्या आएगा, तो x का वैल्यू आ जाएगा 10 माइनस, इसमें रख रहे हैं ना y का वैल्यू 6 रख देंगे, तो 10 में से 6 घटाइएगा कितना बचेगा, 4 बचेगा, यानी कि y का वैल्यू 6 रखें तो x का वैल्यू कितना आया, 4 आया। तो ये आपका समीकरण 1 का सारणी तैयार हो गया। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे नाउ समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, अब समीकरण 2 क्या है भाई, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 है। अब यहाँ पर भी बनाओगे सारणी, क्या बनाओगे, सारणी बनाओगे, ठीक है। अब सारणी बनाओगे तो इस तरह से एक सारणी हमारा तैयार हो जाएगा, इधर x और इधर y, ठीक है। अब यहाँ पर x का मान क्या रखोगे, तो यहाँ पर लिखेंगे व्हेन x बराबर मान लो 0 रख लेते हैं, तो y का वैल्यू क्या आएगा, 0 प्लस 4, यानी कि 4 ही आएगा। x का वैल्यू 0 रखें तो y का वैल्यू कितना आया, 4 आया, ठीक है। अब ध्यान देना, फिर लिखेंगे व्हेन, यहाँ पर x इज इक्वल टू, अबरी बार मान लो कि यहाँ पर हम 2 रख दिए, तो x y का वैल्यू क्या आएगा, यहाँ पर x का वैल्यू कितना माने हैं 2, तो 2 रखेंगे प्लस 4, और 2 और 4 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो x का वैल्यू 2 रखें तो y का वैल्यू 6 आया। तो इस तरह से हमारे पास दोनों सारणी क्या हो गया, मौजूद है, ठीक है। तो अब हम खींचेंगे एक सारणी, और जब सारणी खींचेंगे तो इस तरह से एक सारणी खींच लेंगे, ठीक है। चलिए, इधर इस लाइन को x और x डैश बोलते हैं, इस लाइन को y और y डैश बोलते हैं, ठीक है। अब सारणी में हम देख पा रहे हैं कि सबसे ज्यादा कितना है, 6 है, तो यानी कि 1 2 3 4 5 6 तक बढ़ सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना है कि इस मूल बिंदु से जितना 1 का दूरी होगा उतना ही 1 से 2 का दूरी होगा, उतना ही 2 से 3 का दूरी होगा। स्केल से नाप करके इसको आराम से बनाना है। इधर लिख लेंगे 0 और इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6, ठीक है। और नीचे में भी माइनस में -1 -2 -3 -4 -5 -6, ऊपर में भी लिख लो प्लस में 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब ध्यान देना, यहाँ पर सारणी 1 में 5 5, मतलब x का वैल्यू भी 5 और y का वैल्यू भी 5 है, तो x लाइन पर 5 प्लस में कहाँ है, यहाँ है, ठीक है, प्लस में है ना। इसके बाद y का वैल्यू 5 यहाँ प्लस में है, तो इधर से 5 और इधर से 5, दोनों के कटान बिंदु यहाँ आ रहा है, इसका नाम दे देंगे 5 5, ठीक है। इसके बाद दूसरा नंबर देखेंगे, x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू 6, x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू 6, यानी कि दोनों प्लस में, इसलिए इसमें आएगा, ठीक है, इस वाला खंड में आएगा। तो यहाँ पर इसका नाम दे देंगे हम लोग 4, इधर से 6, यानी कि 4 6, ठीक है। अब ये दो जो बिंदु बन रहा है, इसको इस तरह से क्या कर देना है, स्केल की मदद से मिला देना है, ठीक ना। अब चलो, एक रेखा हमारा खींचा गया समीकरण 1 के लिए। समीकरण 2 के लिए देखते हैं 0 4, मतलब x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू कितना, y का वैल्यू 4, x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 4 यहाँ आ रहा है, यानी कि हो गया 0 4, ठीक है। इसके बाद दूसरा नंबर है x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 6, तो x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 6, 2 से 6 तक यहाँ आएगा, ठीक ना। अब यहाँ पर इसका नामकरण कर देंगे 2 और 6। अब इसको हम लोग मिलाएंगे, ठीक है। इस तरह से स्केल की मदद से आराम से मिला लेना है, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। तो ये हुआ आपका फाइनली आंसर, ठीक ना। तो आप लोगों को कैसा लगा, यदि प्रश्न अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच पाए, और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करो, ठीक है। अब आओ देखते हैं प्रश्न संख्या 2 नंबर, ठीक है। प्रश्न संख्या 2 नंबर ये रहा स्क्रीन पे, बेहद शानदार प्रश्न है।
देखो प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न कहता है लल्लू मेरे लल्ला, ध्यान देना, कहता है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपया है। ठीक है, 50 रुपया है। तो यहां से यहां तक एक स्टार्टमेंट हुआ, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपया है। तो एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात करो। ठीक है, तो ध्यान देना, एक कलम का मूल्य और एक पेंसिल का मूल्य। तो यहां पर लिखेंगे माना कि एक पेंसिल का मूल्य, ठीक है, क्या मानेंगे, एक पेंसिल का मूल्य हमने माना कि x रुपया है। ठीक है, तथा एक कलम का मूल्य मान लीजिए कि y है। ठीक है, अब ध्यान देना, कहता है कि फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या कहता है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपया है प्रश्न से। ठीक है, प्रश्न के अकॉर्डिंग बात करेंगे हम लोग कि प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न कहता है कि 5 पेंसिल यानी कि एक पेंसिल का x रुपया, तो 5 पेंसिल का 5x हो जाएगा, 5 गुने x ना। इसके बाद 7 कलमों मतलब एक कलम का y रुपया, तो 7 कलम का 7y हो जाएगा, और दोनों को ऐड करेंगे तो 50 रुपया कुल मूल्य हो जाएगा। ठीक है, ऐसा। अब देखो यहां पर क्या करोगे कि 5x इज इक्वल टू 50 माइनस 7y, 7y इधर प्लस में बराबर कुछ पर जाएगा माइनस में हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान देना, x का वैल्यू कैसे निकालोगे, 50 माइनस 7y और बट्टे में 5 आ जाएगा, 5 इधर गुना में है x का, बराबर कुछ पर जाएगा तो भागा में हो जाएगा। ठीक है, इसको मान लोगे समीकरण नंबर फर्स्ट। ठीक है, यहां तक समझ गए। अब एक काम करते हैं कि इसका पहले हम लोग सारणी तैयार कर लेते हैं, इसके बाद समीकरण 2 देखेंगे। ठीक है, तो सारणी तैयार करेंगे कैसे, यहां पर इस तरह से सारणी के लिए एक बॉक्स बना लेंगे। ठीक है, और यहां पर x का मान इसमें लिखेंगे, y का मान नीचे लिखेंगे। ठीक है, अब ध्यान देना, यहां पर क्या हम मान रख देंगे कि मेरा 5 से कट जाएगा, y का मान क्या रख देंगे, तो यहां पर लिखेंगे कि व्हेन, जब y बराबर यदि 5 रखें तो x बराबर क्या आएगा मेरे भाई, तो यहां पर कहोगे 50 माइनस 7 गुने 5, क्योंकि y का वैल्यू 5 रखना है, बट्टे में 5 है तो 5। देखो 50 का 50 माइनस 7 पचे 35 और बट्टे में 5। अब 35 में से घटाओगे कितना, सॉरी 50 में से कितना घटाओगे, 35। तो 50 में से जब 35 घटाओगे तो 15 आएगा। ठीक है, बट्टे में 5 है, 5 तिहाई 15 करोगे, यानी कि x का वैल्यू 3 आया। कब, जब y का वैल्यू हमने 5 रखा तो x का वैल्यू क्या आया मेरे भाई, 3 आया। ठीक है, अब ध्यान देना, यहां पर फिर लिखेंगे व्हेन, बदल कर यहां पर इस समीकरण में y का मान रखेंगे तो x का मान भी बदल कर आएगा। ठीक है, तो यहां पर हम लोग अबरी बार y का वैल्यू कितना ले लेंगे कि 5 से कट जाएगा y बराबर, ठीक ना। तो यहां पर y बराबर हम क्या रख देंगे, y बराबर यदि 2 रख देंगे तो क्या कटेगा, 7 दूना 14, 7 दूना 14। अब बताओ कि 50 में से 14 घटाओगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 6, 4 में से 1 जाएगा 3, 36। तो 36 आएगा, लेकिन क्या 5 से 36 कटेगा, नहीं कटेगा, कहोगे नहीं कटेगा। तो नहीं कटेगा तो इस स्थिति में हम क्या कर सकते हैं, ध्यान देना, इस स्थिति में क्या करेंगे वो चीज पर ध्यान देना। ठीक है, अब यहां पर दूसरा चीज रखो, दूसरा मान रखो। यदि दूसरा मान हम मान लो यहां पर 10 रख दें तो 10 सत्ते हो जाएगा 70, और 50 में से 70 घटाओगे तो यहां पर कट जाएगा। ठीक है, यानी कि y बराबर 10 रख लो तो x का वैल्यू आ जाएगा 50 माइनस 7 गुने 10। ठीक है, और बट्टे में 5 है तो 5,
यहाँ पर 50 माइनस 10 सत्ते 70 करोगे, बट्टे में 5 करोगे, और यहाँ पर घटाओगे 70 50 में से तो 20 बचेगा माइनस में, और बट्टे में 5 5 चौके 20, यानी कि x का वैल्यू फाइनल -4 आया। ठीक है, कब? जब y का वैल्यू 10 रखें तो x का वैल्यू -4 आया। ठीक है, चलो अब हम लोग समीकरण 2 के लिए यहाँ पर चलेंगे पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे भाई ध्यान देना, कहता है प्रश्न की 7 पेंसिल तथा 5 कलम, 7 पेंसिल मतलब 7 गुने x 7x प्लस 5 कलम मतलब 1 कलम का y रुपया, तो 5 कलम का 5y, और कुल मिलाकर के कितने रुपया में? 46 रुपया है इसका कुल मूल्य। ठीक है, ये रहा आपका। अब देखो यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि 7x इज इक्वल टू 46 माइनस 5y, इधर है 5y प्लस में बराबर के उस पर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो केवल x का वैल्यू क्या होगा? 46 माइनस 5y बट्टे में आ जाएगा 7। ठीक है, और इसको मान लेंगे समीकरण 2। क्या मानेंगे? समीकरण इसको 2 मान लेंगे। अब यहाँ पर हम लोग एक सारणी खींचते हैं। ठीक है, एक काम करते हैं कि यहाँ पर एक सारणी बना लेते हैं इस तरह से, यहाँ पर x हो गया, इस लाइन में y हो गया, इस लाइन में x का मान लिखोगे, इसमें y का मान लिखोगे। अब बताओ मेरे भाई कि अब हम क्या करें। यहाँ पर देखो y का वैल्यू ऐसा क्या रख दें कि ये इसका कैलकुलेशन करने पर 7 से विभाजित हो जाए। ठीक है, चलो विभाजित होने के लिए इसलिए कर रहे हैं ताकि जब हम लोग ग्राफ खींचेंगे तो उसमें कोई समस्या न उत्पन्न हो। ठीक है, चलो तो यहाँ पर हम लोग 25 रख देंगे तो क्या होगा मेरे भाई? यदि 5 रख देंगे y का मान तो 50 25, 46 में से 25 घटाओगे तो ये कितना बच जा रहा है? 21, तो 7 से तो कट ही जाएगा, यानी कि 5 रख दो। ठीक है, क्या रखोगे? 5 रखोगे तो काम क्या हो जाएगा? बन जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे कि y इज इक्वल टू 5 रखने पर। ठीक है, तो जब 5 रखोगे तो x का वैल्यू क्या आएगा मेरे भाई? 46 माइनस 5 गुने 5 करोगे, और इसके बट्टा में डिवाइजर जो है 7 है। ठीक है, अब यहाँ पर 46 हुआ, इसके बाद माइनस 5 5 25 हुआ, और बट्टे में 7 हुआ। तो ध्यान देना, इसको 46 में से 25 घटाओगे कितना बचेगा? 21 बचेगा, बट्टे में 7 7 21, यानी कि x का वैल्यू 3 आया। कब? जब y का वैल्यू हमने 5 रखा तो x का वैल्यू 3 आया। ठीक है, x का वैल्यू कितना आया? 3 आया। चलो अब यहां पर एक काम करोगे कि फिर हमको रखना है y का वैल्यू बदल करके रखना है। ठीक है, अब y का वैल्यू अबरी बार क्या रख दें कि 7 डिवाइजर जो है इसका काट दें, इसको कैलकुलेशन करने के बाद। तो एक काम करो कि यदि यहाँ 6 रखते हैं तो 6 पचे होता है 30, तो वो तो नहीं कटेगा। 10 रखेंगे तो 10 पचे 50, 46 घटाएंगे 50 में से तो आएगा 4, जो कि 7 से नहीं कटेगा। तो यहाँ पर क्या रखोगे? यदि 14 रख दोगे तो क्या काम बनेगा? नहीं तो -7 रखेंगे तो 7 पचे 35, ये भी नहीं कटेगा। -2 रखेंगे तो काम हो जाएगा। ठीक है, यदि y के बराबर -2 रखेंगे तो 2 पचे होगा 10, और इधर है 46, 46 और 10 हो जाएगा 56, और 7 8 हो जाएगा 56, यानी कि 8 बार में कट रहा है। तो यहाँ पर हमको क्या रखना होगा? क्या रखना होगा? 1 मिनट ध्यान देना है। अब ये नहीं मिटकेगा। ठीक है, तो इसको रफ कर लेंगे। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि हम y बराबर -2 रख दिए। ठीक है, यहाँ -2 रख दिए, तो x बराबर क्या होगा? 46 माइनस 5 गुने 2 हो जाएगा, -2। ठीक है, अब देखो जब -2 रखेंगे तो इसको कोष्टक में लेंगे, और इसके बट्टा में 7 है। ठीक है, अब ध्यान देना, यहाँ पर है 46, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 5 दूना हो जाएगा 10। ठीक है, और इसके बट्टे में 7 है,
यहाँ पर 46 और 10 हो जाएगा 56 बट्टे में 7, और 7 से जब हम लोग भाग करेंगे तो 7 8 हो जाएगा 56, यानी कि x का वैल्यू कितना आएगा 8। कब? जब यहाँ पर y का वैल्यू -2 लोगे तो x का वैल्यू 8 आएगा। अब दोनों समीकरण हमारे पास अवेलेबल है और दोनों समीकरण का सारणी भी हमने बना रखा है, तो अब किस बात की देर करना है, अब यहाँ पर सीधे सीधे ग्राफ खींचना है। ठीक है, इधर x और इधर x डैश, इसमें y और इसमें मान लेंगे हम लोग y डैश। ठीक है, अब इस बिंदु को क्या कहेंगे? मूल बिंदु। सबसे ज्यादा इसमें क्या है? 10 है। ठीक है, यानी कि 10 तक हमको गिनती गिनना होगा, तो गिन लो ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बिल्कुल आराम से काम करना है। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 और -10। अब रही बात नीचे वाला, तो इधर भी माइनस में -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 और -9 और -10। ऊपर में चलोगे तो यहाँ पर प्लस में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, अब चलो हम लोग समीकरण का रेखा खींचते हैं। ठीक है, यहाँ पर 1 सारणी में x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 5, मतलब x लाइन पर 3 देखना है, y का 5 देखना है। तो 5 कहाँ है? प्लस में यहाँ है, और इधर से 3 यहाँ है, तो इधर से 3 के सामने, इधर से 5 के सामने एक बिंदु जो बनेगा, यहाँ पर स्केल से मिलाओगे तो बिल्कुल आराम से मिलेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब चलो यहाँ पर देख रहे हो -4 और 10, यानी कि -4 x का वैल्यू कहाँ है? यहाँ है, और 10 है किसका वैल्यू? y का वैल्यू। तो -4 से 10 तक प्लस में। ठीक है, -4 से इधर और 10 से इधर, यानी कि यहाँ पर एक बिंदु बनेगा, और इस बिंदु का नामकरण कर देंगे हम -4 और 10। ठीक है, अब ध्यान देना, इसको मिलाना है बाबू। क्या करना है? मिलाना है। इस तरह से स्केल से मिलाओगे तो बिल्कुल सीधा मिलेगा, हम तो हाथ से मिला दे रहे हैं इसलिए थोड़ा बहुत इधर उधर जाएगा ही, लेकिन स्केल से जब मिलाओगे तो ये बिल्कुल सीधा मिलेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, देखो इसको कैसे मिलाएंगे, थोड़ा सा यहाँ पर हम कलर चेंज करते हैं। ठीक ना, देखो यहाँ पर -4 है, ठीक है, और ये 10 है। अब इसको और इसको मिलाना है, तो स्केल की मदद से बिल्कुल आराम से इस तरह से मिलाओगे। ठीक ना, ऐसे मिलाओगे। अब दूसरा नंबर चलते हैं हम लोग, 3 और 5। तो 3 और 5 का बिंदु तो यही बन रहा है इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। 8 और -2, एक्स लाइन पर 8 प्लस में यहाँ, और वाई लाइन पर माइनस में 2 है। वाई लाइन ये वाला सॉरी, वाई लाइन ये है, तो 2 यहाँ है, इधर से 2 और इधर से कितना है? 8। x 8 है, तो x 8 और y -2 यहाँ आएगा। ठीक है, तो इस बिंदु का नाम दे देंगे 8 और -2। अब देखो इसको और इसको मिलाना है बाबू, तो ध्यान देना, इसको कैसे मिलाओगे? इस तरह से आराम से स्केल की मदद से मिलाओगे। ठीक है, और ये मेरा इस प्रश्न का आंसर हो गया। ठीक है, चलो मैं उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। आओ देखते हैं प्रश्न संख्या नेक्स्ट क्या है और कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, ये देखिए प्रश्न संख्या 2 नंबर है। बहुत शानदार प्रश्न है, ये कई बार परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न है। ठीक है, और आगामी एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए इसको अंत तक बने रह करके प्रश्न को जरूर देखें। प्रश्न क्या कह रहा है? देखो प्रश्न कहता है कि अनुपात A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण
युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, या रेखाएं समांतर है, या रेखाएं समपाती है। तो बाबू इसके लिए कुछ शर्तें होता है जिसको हम यहाँ पर लिखेंगे। देखो, यदि यह स्थिति बनता है कि A1 बटे A2 बराबर नहीं होगा B1 बटे B2, नहीं होगा B1 बटे B2, इस स्थिति में रहेगा तो हम कहेंगे कि रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हुए रेखाएं होगा ना, रेखाएं होगी, केवल एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं होगी। और ऐसा स्थिति जब रहेगा तो एक बात और याद रखना कि तो रेखा के बारे में पूछेगा तो हम लोग ऐसे कह देंगे, लेकिन जब यह स्थिति रहेगा तो कहेंगे कि इसका अद्वितीय हल होगा, इसका अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल होगा ना। और देखो जिसका हल होगा उसका दूसरा नंबर में, ये तो दूसरा नंबर में लिख दिए, तीसरा नंबर में इसका और पूछा जा सकता है कि यह संगत है या असंगत है। तो जब इस रूप में आता है तो इसको बोला जाता है कि संगत है, संगत है, ठीक है, संगत है। लेकिन जब ऐसा आ जाए, नाउ एक स्टेटमेंट और देखोगे, A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे अगर C2 हो जाएगा, सब बराबर आ जाएगा, तीनों बराबर आ जाएगा, तो यहां पर कहोगे कि रेखाएं समपाती होंगी, समपाती होगी। और जब समपाती होगा इसका मतलब कि इसका अनेक हल होगा, इसका अनेक हल होगा, ठीक है। इस स्थिति में अनेक हल होगा, और जब अनेक हल होगा तो ये भी क्या होगा, संगत है ना, यानी कि संगत होगा। स्थिति नंबर 1, स्थिति नंबर 2, स्थिति नंबर 3। ये दो स्थिति में हमने तीन चीजों के बारे में चर्चा किया। अब एक चीज के बारे में और चर्चा करते हैं, जैसे जब ऐसा रहे कि A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 आ जाए और बराबर नहीं होगा C1 बटे C2, तो इस स्थिति में क्या होगा, तो कह सकते हैं कि रेखाएं समांतर होगी, रेखाएं समांतर होगी। रेखाएं कैसा होगी, समांतर होगी, तथा इसका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। और एक चीज और है कि जब कोई हल नहीं होगा मेरे भाई, तो लिखोगे कि यह असंगत है, यह असंगत है। कैसा होगा, असंगत होगा। तो संगत दो स्थिति में होता है, जब अद्वितीय हल होगा और जब अनेक हल होगा, ठीक है। मतलब रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं होंगी और समपाती रेखाएं होंगी तो संगत होगा, और जब कोई हल नहीं होगा और रेखाएं समांतर होंगी तो उस स्थिति में असंगत होगा। तो ये तीनों चीज जो है याद रखोगे तभी प्रश्न को सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर इसको आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। प्रश्न कह रहा था कि एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती रेखाएं समांतर रेखाएं अथवा समपाती है, इसको हमको बताना है, ठीक है। तो चलो हम लोग प्रश्न करते हैं। देखो प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर फर्स्ट है कि 5x माइनस 4y और प्लस 8 इज इक्वल टू 0 है। दूसरा नंबर है 7x प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0 है। यही दो चीज दिया गया है, दो समीकरण दिया गया है।
अब इसमें से हमको निकालना है a1। a1 बराबर देखो x के गुना में समीकरण 1 में 5 छिपा हुआ है तो 5 रहेगा। इसके बाद b1, b1 कितना है, y के गुना में -4 है तो -4 लिख लेंगे। इसके बाद लिखेंगे c1, c1 कितना लिखोगे 8, ठीक है 8। ये आपका समीकरण 1 के लिए a1x प्लस b1y प्लस c1 और बराबर में 0। और जब दूसरा समीकरण हम लोग यूज करेंगे तो उसमें लिखेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो इस फॉर्म में हम लोग समीकरण के हिसाब से a1 a2 b1 b2 और c1 c2 निकालेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये हमारा समीकरण 1 से आया। और समीकरण 2 में a2 का मान निकालेंगे, कितना x गुना में 7 है तो 7। इसके बाद b2 का गुणांक देखो y के गुना में 6 है तो 6। और c2 का गुणांक देखेंगे 9 है, -9 तो लिखेंगे -9। यहाँ तक समझ गए। अब देखो एक काम करोगे कि पहले निकालोगे a1 बटे a2, तो a1 कितना है 5 है, a2 7 है। यहाँ पर मान लेंगे इसको समीकरण 1। अब नाउ यहाँ पर लिखेंगे b1 बटे b2, तो b1 कितना है -4 और बट्टे में 6 है, 2 दूना 4 और 3 दूना 6 कट रहा है, यानी कि -2 बट्टे क्या होगा 3 होगा। समझ गए, इसको मान लोगे समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि दो ही चीज हमारा बराबर नहीं है। लिखेंगे कि समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2। क्या दोनों बराबर है? नहीं ना बराबर है। जब नहीं है बराबर तो इस स्थिति में हम क्या बताए थे, इस स्थिति में बताए थे कि यहाँ पर अद्वितीय हल होगा, इसका अपरिमित रूप से अद्वितीय हल होगा। और जब इसका अद्वितीय हल होगा लिखेंगे कि इसका अद्वितीय हल होगा, यह है अद्वितीय हल है, इसलिए यह क्या होगा, तो रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। यह रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है ना, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। यहां तक समझ गए मेरा बात। अब ध्यान देना, ये आपका समीकरण फर्स्ट हुआ सॉल्व। अब आओ देखते हैं समीकरण नंबर 2। तो ये रहा समीकरण नंबर 2। और समीकरण 2 देखोगे कैसे बनेगा, ठीक है। बहुत समझो कि प्रश्न इजी है लेकिन थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है। यहाँ पर देखोगे a1 इसमें कितना है, समीकरण 1 में x के गुना में गुणांक 9 है तो 9 हो गया। a2 इसके बाद b2 निकाल लेंगे हम, सॉरी एक मिनट पहले b1, ठीक है, इसमें चलते हम लोग। तो b1 निकालेंगे, b1 देखो y के गुणांक 3 है समीकरण 1 में। इसके बाद c1 निकालेंगे तो कहोगे कि c1 12 है तो 12। इसके बाद देखो a2 निकालोगे तो 18 है। इसके बाद b2 निकालोगे तो ये आपका y के गुणांक कितना है 6 है तो 6 हो जाएगा। और इसके बाद c2 24 है तो लिख देंगे 24। अब देखिए यहाँ पर हम a1 बटे a2 निकालेंगे तो a1 9 है, a2 18 है, 9 दूना 18, यानी कि 1/2 समीकरण मान लो 1, ठीक है। अब यहाँ पर लिखोगे b1 बटे b2, तो b1 बटे b2 चेक करेंगे तो b1 है 3 और b2 है 6, यानी कि 3 दूना 6, 1/2, ये मान लो समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब हम लोग लिखेंगे c1 बटे c2, तो c1 कितना है 12 और c2 कितना है 24, 12 दूना 24, 1/2, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 3। तो यहाँ पर देखो जरा ध्यान दो, तीनों समीकरण में हमने जांच किया तो एक ही चीज आया, ठीक है। यानी कि a1 बटे हम लिख देंगे कि यहाँ समीकरण
1 2 3 से, ठीक है, 1 2 3 से झांक के देखो कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 है कि नहीं है? चलो तो कहोगे है, सब में 1/2 1/2 ही आया है। तो जब इस फॉर्मेट में रहे तो हम क्या बताए थे भाई मेरे, हम बताए थे कि इसका अनेक हल है, अनेक हल है। और जब अनेक हल है मेरे भाई तो इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, इसलिए लिख सकते हैं कि रेखाएं समपाती होंगी, रेखाएं समपाती होगी, समपाती है, और यही हो जाएगा फाइनल आंसर। ठीक है, अब देखोगे प्रश्न संख्या 3, तो प्रश्न संख्या 3 की ओर हम लोग देखते हैं क्या कर रहा है और यह कैसे सॉल्व होगा। ये रहा प्रश्न नंबर 3। तो देखोगे यहाँ पर a1 निकालेंगे हम लोग, इसमें a1 कितना है 6 है, b1 कितना है मेरे भाई, b1 y के गुणांक 3 है माइनस में, ठीक है, और c1 कितना है तो 10 है। इसके बाद देखो a2 निकालोगे तो a2 2 है और b2 कितना है तो b2 जो है से y के गुणांक -1 है और c1 कितना है तो 9 है। ठीक है, यही चीज ना है। अब इसको जांच करेंगे हम लोग, a1/a2 निकालेंगे पहले, यानी कि 6/2, 2 तिहाई 6, यानी कि कितना हो गया 3 हो गया, इसको मान लो समीकरण 1। अब देखो b1/b2 करेंगे, ठीक है, यानी कि b1 कितना है -3 और b2 कितना है -1, किससे ही कटेगा, यानी कि 1 में 3 से भाग, 3 में 1 से भाग मारोगे तो 3 ही आएगा, और इसको मान लोगे समीकरण नंबर 2। अब चलेंगे c1/c2, तो यहाँ पर c1 10 है और c2 9 है, इसको मान लो समीकरण 3। क्या तीनों बराबर है? नहीं, कहोगे नहीं। यहाँ पर लिखेंगे कि समीकरण 1 2 तथा 3 से क्या हो रहा है मेरे भाई, हो रहा है कि a1/a2 के बराबर b1/b2 तो आया, लेकिन नहीं है बराबर c1/c2। तो जब c1/c2 बराबर नहीं है तो इस स्थिति में हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर एक काम करेंगे, लिखेंगे कि जब ऐसा रहता है तो क्या कहते हैं, जब ऐसा रहता है तो लिखते हैं कि इसका कोई हल नहीं है, इसका कोई हल नहीं है। अब जब कोई हल नहीं है मेरे भाई तो लिखेंगे कि इसलिए रेखाएं समांतर होंगे, समांतर होगी या होगा दोनों चलेगा, रेखाएं समांतर होगी। ठीक है, यहां तक समझ गए। तो यहां पर प्रश्न संख्या 2 भी समाप्त होता है। अब देखेंगे हम लोग प्रश्न संख्या 3। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 3 भी देख लेंगे हम लोग क्या है और कैसे बनेगा। चलिए, ये रहा प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 देखो क्या है, बहुत लॉलीपॉप क्वेश्चन है। अनुपातों a1/a2 और b1/b2 और c1/c2 का तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों का युग्म संगत है या असंगत है। तो संगत और असंगत के बारे में भी हमने बता रखा है कि यदि a1/a2 और b1/b2 और c1/c2 जब हम करेंगे चेक, तो यदि हल आएगा समीकरण का तो कहेंगे कि यह संगत है, और जब कोई हल नहीं होगा तो उस स्थिति में कहेंगे कि असंगत है। ठीक है, तो यहां पर प्रश्न 1 देख लो। तो सुनो मेरे भाई, प्रश्न 1 क्या कह रहा है, प्रश्न 1 है इसमें a1 निकालोगे तो कितना है 3, और b1 कितना है 3 ही ना जी, हाँ 3 ही है। इसके बाद इसमें देखो b1 कितना है 2 है और c1 कितना है तो कहोगे 5 है, माइनस में, बराबर किस पर प्लस में इस पर आएगा माइनस में आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें से निकालोगे a2, तो a2 है x के गुना में 2 और b2 कितना है तो कहोगे -3 और c2 कहोगे
-7, 7 उधर प्लस में बराबर किस पर आएगा, माइनस में, तो C2 हो जाएगा। अब देखो A1/A2 बराबर 3/2, मान लो समीकरण 1। इसके बाद B1/B2, ठीक है, यहाँ पर है 2/3, मान लो समीकरण 2। समीकरण 2 को हो गया ना जी। अब दोनों को देखो बराबर है तो कहोगे नहीं बराबर है, एगो 3/2 है, एगो 2/3 है। तो देखो जब भी A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2, तो इसका मतलब कि इसका अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल है मतलब एक हल है, ठीक है। अद्वितीय हल का मतलब एक हल है, और जब एक हल है तो यह संगत है, संगत है। जब कोई हल नहीं होगा तब भी हम कह सकते हैं कि यह असंगत है, ठीक है। चलो अब देखो प्रश्न संख्या 2। तो प्रश्न नंबर 2 ये है, और देखो यह कैसे बनेगा। इसमें भी A1 निकालोगे 2 आएगा, B1 निकालोगे -3, C1 निकालोगे -8, क्योंकि 8 बराबर को उस पर प्लस में इस पर आएगा माइनस में हो जाएगा। अब A2 निकालोगे तो 4, B2 निकालोगे तो -6। इसके बाद C2 निकालना है, ठीक है। अब C2 देखो इधर क्या है, तो कहोगे -9 है, ठीक है। जब सॉरी 9 है तो बराबर किस पर आएगा, तो क्या हो जाएगा, ये वाला 9 जो है प्लस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, प्लस में यहाँ माइनस में हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान देना, अब इसका हम लोग जांच करेंगे। A1/A2 बराबर 2/4 है, ठीक है। 2 दूना 4 कट रहा है, यानी कि 1/2 आ गया, मान लो समीकरण 1। इसके बाद यहाँ पर हम लोग B2, एक मिनट, B1/B2 चेक करेंगे, ठीक है। तो B1 कितना है -3 और B2 है -6, इससे ही कटेगा, और 3 दूना 6 कटेगा, यानी कि 1/2 ही आया। मान लो समीकरण नंबर 2, कितना मानोगे, समीकरण 2। अब देखो C1/C2 करोगे तो यहाँ पर -8 क्या है, -9 है, इससे ही कटेगा, तो यानी कि 8/9 आएगा। इसको मान लो समीकरण नंबर 3। अब देखो यहाँ पर लिखेंगे कि समीकरण 1, 2 तथा 3 से, समीकरण 1, 2, 3 से, तो जब समीकरण 1, 2, 3 से हम लोग चलेंगे तो यहाँ पर देख रहे हैं कि A1/A2 के बराबर B1/B2 है मेरे भाई, ठीक है, लेकिन इसके बराबर नहीं है C1/C2। तो जब इस फॉर्मेट में आता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जब भी इस फॉर्मेट में आ जाए तो यहाँ पर कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है, ठीक है। और जब कोई हल नहीं होगा तो यहाँ पर रेखाएं क्या होगी, अगर रेखाएं के बारे में पूछ दे तो रेखाएं जो है समांतर होगा, और कोई हल नहीं है। जब कोई हल नहीं है इसलिए यह असंगत है, ठीक है। हल होता है तभी संगत होता है, और हल नहीं होता है तो असंगत बोलेंगे, ठीक है। यही आंसर फाइनल हुआ इसका। अब देखो प्रश्न संख्या 3 का नंबर 2 देखेंगे हम लोग कि क्या है। तो नंबर 2 के बाद नहीं 3 देखेंगे हम लोग, ये रहा प्रश्न संख्या 3। इसके बाद देखेंगे 4, ठीक है। इसके बाद 5 देखेंगे। तो पहले हम लोग आओ करते हैं 3 नंबर। देखो 3 नंबर क्या है और यह कैसे बनेगा। तो थोड़ा सा टेढ़ा है, इसको सीधा करना पड़ेगा, यानी कि 3/2 है, इसके में x लगल है, प्लस यहाँ पर 5/3y है, 5/3y है, और बराबर में 7 है, यही ना है। सीधा करो, इसको सीधा कैसे करोगे, इसका लघुत्तम ले लोगे तो 6 आएगा, 2 तिहाई 6, 3 बार में 3 तिरिके 9x प्लस 3 दूना 6, 2 पचे 10y बराबर इधर 7। सीधा करो इसको, यानी कि 9x प्लस 10y बराबर इधर 7 गुने 6, यहाँ 6 जो है पूरा के भागा में इधर उधर जाएगा, गुना में हो जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ पर 9x प्लस 10y इज इक्वल टू 6 सत्य कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा, ठीक ना। अब यहाँ पर a1 निकाल सकते हो 9 और b1 निकाल सकते हो 10 और c1 निकाल सकते हो -42। इधर 42 प्लस में बराबर किस पर लाओगे माइनस में ही होगा, ठीक है। अब देखो समीकरण 2 क्या है 9x माइनस 10y बराबर 14 है, ठीक है। तो यहाँ पर a2 निकालेंगे तो कितना आएगा 9, b2 निकालेंगे तो -10, c2 14 -14, ठीक है। कहा कि 14 उधर प्लस में बराबर किस पर आएगा माइनस में। अब ध्यान देना यहाँ पर हम लोग जांच करेंगे a1 बटे a2, तो a1 कितना है मेरे भाई 9 है और a2 भी 9 है, 9 से 9 कैंसिल होगा एक बार में तो समीकरण बनेगा 1। इसके बाद b1 बटे b2 करो, ठीक है। तो b1 जो है 10 है और b2 -10 है, -10 है ना b2 -10 है, ठीक है। अब यहाँ पर कैंसिल होगा तो -1 आएगा, ये रहा समीकरण नंबर 2। और जब दो ही बराबर नहीं आ रहा है तो तीसरा का चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, ठीक है। अब ध्यान देना a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2, ठीक है। ये चीज हुआ a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 है, एक तो एक आया और एक तो -1 आया तो बराबर तो नहीं है। जब ऐसा आ जाए तो कहेंगे कि इसका अद्वितीय रूप से एक हल होगा, इसका अद्वितीय हल है या एक हल है, अद्वितीय हल है या एक हल भी बोल सकते हैं। और जब एक हल है इसलिए क्या है भाई तो यह संगत है, यह संगत है। जब कोई हल नहीं होगा तब भी बोलेंगे कि यह संगत है ना, ऐसे नहीं बोल सकते हैं। अब देखोगे क्वेश्चन 4, तो क्वेश्चन 4 देखोगे यह कैसे बनेगा। देखो a1 इसमें निकालोगे 5, b1 निकालोगे -3, c1 निकालोगे 11 उधर जाके माइनस में हो जाएगा। यहाँ पर a2 निकालोगे तो -10 और b2 निकालोगे तो 6 और c2 निकालोगे तो -22, कितना -22 है बराबर किस पर आएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये बात समझ गए। अब ध्यान देना a1 बटे a2 करोगे तो a1 कितना है 5, a2 है -10, 5 दूना 10 और यहाँ पर आ गया -1 बट्टे 2, समीकरण हो गया 1। अब देखो b1 बटे b2, तो b1 कितना है -3 और b2 है 6, 3 दूना 6, यानी कि यहाँ भी हमारा -1 बट्टे 2 ही आया और इसको मान लो समीकरण 2। अब देखो c1 बटे c2 निकालोगे तो -11 बटे 22 है, 11 दूना 22, यानी कि -1 बट्टे 2 ही आया। अब देखो तीनों क्या है हमारा बराबर है, समीकरण तीनों में बराबर आया, तो समीकरण 1, 2 तथा 3 से, समीकरण 1, 2, 3 से a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 है मेरे भाई, इसलिए इसका अनेक हल है। ऐसा जब रहता है तो इसका अनेक हल कह सकते हैं, अनेक हल होगा। और जब अनेक हल होगा मेरे भाई तो हम कह सकते हैं कि क्या होगा रेखाएं सॉरी यहाँ पर पूछ रहा था संगत और असंगत, यानी कि अनेक हल है। जब अनेक हल है तो यह संगत है, ठीक है, क्या है संगत है, ठीक है। तो ये आंसर हुआ। इसके बाद हम लोग इसका देख लेंगे, काम करेंगे कुछ इसका। देखिए सीधा करना होगा, एलसीएम लीजिएगा इसका तो क्या होगा, तो एलसीएम लेना है या ना भी लीजिएगा एलसीएम तो ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग। जैसे इस पूरे में 4/3 x प्लस 2y और बराबर में है 8, ठीक है। इस पूरे समीकरण में 3 से गुना कर लेंगे, कोई दिक्कत, बराबर कि इस पर भी 3 से गुना होगा इस पर भी होगा, कोई दिक्कत नहीं, 3 से 3 कट जाएगा, ठीक है। 4/3 में जब 3 से गुना करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल होगा, यहाँ पर 4x बचेगा प्लस 3 दूना 6y बराबर 8 3 24 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर a1 हम कर सकते हैं 4,
B1 कर सकते हैं 6 और C1 कर लेंगे -24। 24 बराबर उस पर प्लस में बराबर किस पर आएगा, माइनस में हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहां से निकाल लेंगे हम लोग A2। A2 कितना 2, B2 कितना तो 3 और C2 कितना तो 12। ठीक है, प्लस में है बराबर किस पर आएगा, माइनस में। तो यहाँ पर A1 बटे A2 लिखेंगे, कितना होगा 4 बटे 2 होगा। ठीक है, 4 बटे 2, 2 दूना 4 यानी कि 2 आया, समीकरण 1। अब लिखेंगे B1 बटे B2। देखो B1 क्या है तो कहोगे कि B1 सर 6 है और B2 क्या है 3 है, 3 दूना 6 यानी कि ये भी कितना आया 2 ही आया। अब देखो C1 बटे C2 करोगे तो यहाँ पर क्या आएगा भाई -24 और बट्टे में -12, तो माइनस माइनस कटेगा और 12 दूना 24 कटेगा यानी कि 2 आएगा। ये हो गया समीकरण नंबर 3। तो हम देख पा रहे हैं मेरे भाई कि समीकरण 1, 2 तथा 3 से समीकरण 1, 2 तथा 3 से देखो सब में 2 2 आया है, यानी कि A1 बटे A2 बराबर है B1 बटे B2 का और इसके बराबर है C1 बटे C2। जब इस फॉर्मेट में रहे तो हम क्या कहते हैं मेरे भाई, कहते हैं कि इसका अनेक हल है, इसका अनेक हल है। और जब अनेक हल है तो यह क्या है, संगत है। ठीक है, यह संगत है। ठीक ना, क्या है, संगत है। अब देखो प्रश्न हम लोग देखेंगे नेक्स्ट नंबर, ये रहा 4 नंबर। ठीक है, देखो 4 नंबर प्रश्न क्या है और यह कैसे सॉल्व होगा, थोड़ा सा ध्यान देना है। यहाँ पर भी संगत और असंगत का ही बात हो रहा है, लेकिन इसमें बोला जा रहा है कि जब संगत है, कह रहा है कि यदि संगत है तब इसका ग्राफीय विधि से भी हल करना है। तो यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये, इसको थोड़ा सा हम लोग ऊपर करते हैं। ठीक है, पहले संगत और असंगत का हम लोग जांच करेंगे, इसके बाद ही इसका हम लोग आगे का काम क्रिया करेंगे। ठीक ना, तो चलो देखते हैं प्रश्न। संगत की स्थिति में ग्राफीय विधि से हल करें। ठीक, तो ध्यान देना मेरे भाई, यहाँ पर कलर तो चेंज कर लिए हैं लेकिन गड़बड़ा गया जी, ये काम नहीं कर रहा है। चलिए इसको ले लेते हैं। ठीक ना, देखो समीकरण 1 है, इसमें है x प्लस वाई बराबर में 5 है। इसके बाद है दूसरा समीकरण 2x प्लस 2y बराबर में 10 है। अब यहाँ पर A1 बटे A2 चेक कर लो, डायरेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब तो पता हो ही गया, इतना क्वेश्चन करोगे तो पता तो चल नहीं जाना चाहिए। A1 कहाँ से, इसके गुणांक 1 है तो 1, A2 नीचे वाला देखो ये A1 B1 C1 और ये वाला हो जाएगा A2 B2 C2 नीचे वाला। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे इसके गुणांक में 1 है तो 1 हो गया, A2 कितना हो जाएगा 2। अब इसको मान लो समीकरण 1। अब इसके बाद B1 बटे B2 चेक करो, तो B1 देखोगे y के गुणांक 1 है और इसका नीचे वाला में 2 है, इसको मान लो समीकरण 2। अब देखो C1 बटे C2 करोगे तो 5 इधर आएगा माइनस में। ठीक है, 5 इधर आएगा माइनस में, 10 भी इधर आएगा माइनस में, इससे ही कटेगा, 5 दूना 10 आ जाएगा, मतलब 1 बटे 2 आ जाएगा, तो समीकरण 3 हो जाएगा। तो बताओ मेरे भाई कि समीकरण 1, 2 तथा 3 से, समीकरण 1, 2, 3 से देख पा रहे हो कि A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2 है। और जब इस स्थिति में रहता है तो क्या बोलते हैं, यह संगत है, मतलब इसका हल है इसलिए यह संगत है। ठीक है, और जब संगत है तो हम क्या करेंगे, ग्राफीय विधि से हल करेंगे, ग्राफीय विधि से हल करेंगे। ठीक ना, और जब ग्राफीय विधि से हल करोगे तब क्या होगा मेरे भाई, तो यहाँ पर देखो x प्लस वाई के बराबर 5 है। ठीक ना, तो x बराबर 5 माइनस वाई हो जाएगा। अब यहाँ पर लिख लोगे सारणी। ठीक है, जब सारणी इस तरह से लिखोगे तो इसमें x लिखोगे, इसमें y लिखोगे। अब देखो यहाँ पर लिखेंगे वेन, जब y बराबर मान लो 0 ले लेते हैं तो x बराबर क्या आता है,
तो 5 में से 0 घटा के 5 ही आएगा। y बराबर 0 लगे तो x के वैल्यू 5 आएगा। फिर देखो, फिर लिखेंगे वेन, जब यहाँ पर x का वैल्यू हम मान लो, सॉरी y का वैल्यू मान लो कि अबरी बार 2 रख दें, तो x का वैल्यू क्या आएगा, तो 5 माइनस 2 रखेंगे 3 आएगा। ठीक है, जब 2 रखेंगे तो 3 आएगा। अब यहाँ पर समीकरण 2 से चलो, समीकरण 2 से, अब समीकरण 2 कहाँ है, नहीं माने हैं। ठीक है, इसको मान लो 1 अभी के लिए ग्राफीय विधि से हल करने के लिए, इसको मान लो 2। तो समीकरण 1 से हम लोग यहाँ चले, ठीक है, समीकरण 2 में यहाँ चलेंगे। तो 2 कहता है कि 2x प्लस 2y बराबर 10 है। 2 कॉमन ले लोगे तो x प्लस वाई के बराबर 10 और 2 पच्चे 10, यानी कि x प्लस वाई के बराबर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक ना। तो देखो यहाँ जो समीकरण था यहाँ भी वही समीकरण आ गया। ठीक है, यानी कि जब इसका हम लोग ग्राफ खींचेंगे तो दूसरा सारणी भी हमारा वही चीज आएगा। ठीक ना। समीकरण 2 के लिए हम लोग सारणी बनाएंगे, सारणी, तो यहाँ पर भी क्या होगा, इस तरह से सारणी जो आएगा x और y का वैल्यू, तो यहाँ पर भी वही चीज आएगा, मतलब रेखा एक ही पर भी जाएगा। मान लो कि यहाँ पर हम लोग इसमें x प्लस वाई बराबर है ना, तो अबरी बार x का मान लो हम यहाँ पर 2 रख दें, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 उधर जाके घट जाएगा तो 3 बचेगा। ठीक है, अब x का मान लो कि अबरी बार हम यहाँ पर 3 रख दें या 0 रख दें, x का वैल्यू 0 रख दें तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, आएगा ना। तो ये हमारा 2 सारणी तैयार है। अब इसी के माध्यम से हम खींचेंगे ग्राफ। अब ग्राफ में सबसे ज्यादा देख रहे हो कि क्या है, सबसे ज्यादा जो है कहोगे यहाँ पर 5 5 है, तो 5 तक ले लेंगे, 1 2 3 4 और 5, इधर ले लेंगे -1 -2 -3 -4 और -5, इधर ले लेंगे 1 2 3 4 और 5, नीचे में लेंगे -1 -2 -3 -4 और -5, यहाँ पर 0। ठीक है, अब ध्यान देना यहाँ पर इसमें देखो 5 0, तो 5 0 कहाँ, 5 यहाँ में प्लस में है और 0 यहाँ है, यानी कि यहाँ आएगा, एक बिंदु यहाँ आएगा। इसके बाद 3 2, तो 3 प्लस में यहाँ और 2 यहाँ, यानी कि एक बिंदु यहाँ आएगा। ठीक है, और इसका नाम रख देंगे हम लोग 5 0 और इसका नाम रख देंगे 3 2। अब इसको हम लोग इस तरह से एक रेखा खींच देंगे। अब ध्यान देना नीचे वाला में 2 3, तो 2 यहाँ है 3 यहाँ है, इसके सामने यहाँ आएगा, इस बिंदु का नाम हो जाएगा क्या, 2 और 3। ठीक है, इसके बाद दूसरा का नंबर में है 0 5, 0 यहाँ है x लाइन पर और y लाइन पर 5 कहाँ है, यहाँ है। ये देखो थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है ना कि स्केल से जब इसको मिलाओगे तो इस सीधा या इससे आएगा, इससे आएगा। ठीक है, ये लिखने में कोई ऊपर नीचे हो जा रहा है, इसलिए एक सीधे में नहीं आ रहा, ये दोनों रेखा एक ही पर जाएगा क्योंकि दोनों समीकरण एक ही है। ठीक है, संपाती का मतलब कि दोनों रेखा एक ही पर जाना चाहिए। तो जब इसको स्केल से इसको बराबर बराबर दूरी पर रखोगे 1 2 3 4 को और स्केल से इसको मिलाओगे तो सीधा दोनों रेखा एक ही रेखा जो है एक ही पर जाएगा, तो इसीलिए इसको हम लोग संपाती कहते हैं। संपाती है, आया भी है संपाती। ठीक है, तो इस तरह से बनाना है। अब देखो हम लोग प्रश्न देखेंगे इसी का 2। देखो इसी का प्रश्न संख्या 2 देखोगे, थोड़ा सा फास्ट चल रहे हैं बाबू, समझने का प्रयास करना। ठीक ना। यहाँ पर देखो x माइनस वाई बराबर 8 है। अब इसमें a1 निकालोगे और a2 निकालोगे, तो यहाँ पर ध्यान देना a1 कितना है, इसमें x गुणांक 1 है और y माइनस 1 है। जब सॉरी थोड़ा सा हम यहाँ पर कुछ काम गड़बड़ कर दिए हैं। ठीक ना, जब गड़बड़ कर ही दिए हैं तो ये कैसे बनेगा जी। देखो केवल इसमें a1 निकलेगा और समीकरण दूसरा लिखेंगे हम लोग, उसमें a2 निकलेगा। तो दूसरा है 3x माइनस 3y बराबर में 16। अब a1 तो है, a1 हमारा हो गया कितना, तो कहोगे a1 हमारा 1 है और a2 कितना है, तो 3 है। अब इसको मान लो समीकरण 1। अब b1 चलोगे और बटे b2 लिखोगे, तो b1 है y के गुणांक -1 और b2 कितना है -3, माइनस से माइनस कैंसिल होगा, 1/3 आएगा, समीकरण हो जाएगा 2। ठीक है, अब तीसरा नंबर देखोगे तो c1/c2। अब c1 कितना है, 8 इधर आएगा माइनस में
और 16 प्लस में बराबर किस पर आएगा, माइनस में। माइनस से माइनस कैंसिल होगा, 8 दूना 16 होगा, तो 1/2 आ जाएगा क्या, समीकरण नंबर 3। अब देखो जरा ध्यान देना, यहाँ पर क्या हो रहा है भाई, समीकरण 1, 2 तथा 3 से एगो खेला हो रहा है कि a1/a2 बराबर b1/b2 तो है, लेकिन इसके बराबर c1/c2 नहीं है। और जब ऐसा फॉर्मेट में रहता है तो हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि यह असंगत है, काहे कि कोई हल नहीं है, असंगत है। और जब असंगत है मेरे भाई, तो यहाँ पर ग्राफीय विधि से हल करने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरा क्वेश्चन यहीं पर आपका सॉल्व हो गया। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन, ठीक है, इसी का तीसरा क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। तीसरा क्वेश्चन क्या है, देखो तीसरा क्वेश्चन में यहाँ पर a1/a2 निकालेंगे, ठीक है, a1/a2 निकालेंगे। a1 यहाँ पर 2 है और a2 कहोगे तो कितना है, 4 है, काट दोगे 1/2, ये समीकरण 1 हो गया, ठीक है। अब देखो b1/b2 निकालोगे तो b1 कितना है, y के गुणांक 1 है, और b2 कितना है, -2 है, यानी कि -1/2 हो गया, तो इसको कह देंगे कि समीकरण 2 हो गया। अब दो ही चीज बराबर नहीं है तो आगे काहे को बढ़ना है, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, 1 तथा 2 से a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 मेरे भाई। और जब ऐसा फॉर्मेट रहता है तो कहते हैं कि इसका अद्वितीय हल है, और जब अद्वितीय हल है यानी कि यह संगत है, संगत है, ध्यान देना यहाँ पर संगत है लिखा हुआ है, ठीक है। और जब संगत है तो इसको हम लोग ग्राफीय विधि से भी हल करेंगे, ग्राफीय विधि से हल करेंगे, क्या करेंगे, हल करना है। और जब ग्राफीय विधि से हल करोगे तो यहाँ पर समीकरण आपका बाबू है 2x + y - 6 है, ठीक ना, अब बराबर में 0 है, तो यहाँ पर देखोगे 2x बराबर 0 + 6 लिख सकते हैं, y इधर प्लस में उधर जाएगा माइनस में, तो यानी कि 2x बराबर हो गया 6 - y, तो x का वैल्यू हो गया 6 - y बट्टे में 2 आ जाएगा, ठीक है, बट्टे में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, आएगा ना। देखो जब 2 आ गया तो यहाँ पर एक सारणी तैयार करो समीकरण 1 के लिए। जब यहाँ पर सारणी तैयार करोगे तो इसमें x और इसमें y, देखो y का वैल्यू यदि 0 रख दें, y का वैल्यू 0 रख दें तो 6 में से 0 घटेगा 6, 6 2 तिहाई 6, यानी कि 2 से भाग देंगे तो 6 में तो 3 आएगा। अब देखो y का वैल्यू अगली बार हम कितना रख देंगे, मान लो यहाँ पर 2 रख देते हैं, जब 2 रखेंगे तो 4, 2 दूना 4, 2 ही आएगा। इस तरह से हम एक सारणी तैयार कर लिए। अब समीकरण 2 देखेंगे हम लोग, 2 में क्या है कि 4x - 2y - 4 और बराबर में 0 है, तो ध्यान देना यहाँ पर 4x बराबर 0 + 4 और 2 y इधर प्लस माइनस में बराबर को उस पर जाएगा प्लस में, तो केवल x का वैल्यू आ जाएगा 4 + 2y और बट्टे में 4, 4x गुणांक है, इधर गुणाम उधर जाएगा भागा में। अब देखो यहाँ पर हम लोग बना लेंगे सारणी, इसके लिए भी बनाएंगे सारणी, यहाँ पर एक सारणी बनाएंगे इस तरह से, ठीक ना, x/y। अब ध्यान देना यहाँ पर क्या करना है कि y का वैल्यू अगर 0 रख दें तो 2 से गुना होकर के 0 हो जाएगा, 0 में 4 से भाग मारेंगे, 4 से भाग मारेंगे, सॉरी 4 और 0 4 ही आएगा, 4 से 4 में भाग मारेंगे 1 आएगा, ठीक ना, कितना आएगा, 1 आएगा। तो अब देखो क्या करना है, अब फिर अगली बार यदि हम y का मान लो सपोज दैट 2 रख दें, y का मान कितना रख दें, 2, तो 2 दूना 4 और 4 8, 8 में 4 से भाग मारेंगे 2 आएगा, यानी कि एक ही चीज आया। अब यहाँ से हम लोग एक ग्राफ खींचेंगे, ठीक है, सारणी के मदद से क्या खींचेंगे, एक ग्राफ हम लोग खींच लेंगे। यहाँ पर मूल बिंदु 0 है, ग्राफ में सबसे ज्यादा देख रहे हो कि 3 है, तो 4 तक ले लो ना, यहाँ पर 1 2 3 और 1 4, इधर बढ़ेंगे माइनस में, -1 -2 -3 और -4, नीचे में भी माइनस में, -1 -2 -3 -4। पूरा वीडियो देखोगे पूरा समझ में आ जाएगा, कहीं कंफ्यूजन होने वाला सवाल नहीं है। ऊपर में देखेंगे 1 2 3 4, बस 4 तक काम बन जा रहा है मेरा, तो आगे काहे को बढ़ना है। 3 0, x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 0, x का वैल्यू 3 y का वैल्यू 0, यानी कि यहाँ पर आएगा 3 0, ठीक है। इसके बाद देखो क्या करना है, 2 2 मतलब x का वैल्यू 2 और y लाइन पर भी 2, दोनों
के इधर से यहाँ और इधर से यहाँ, इसका नाम दे देंगे 2 2। अब देखो इसको मिला देना है, स्केल की मदद से आराम से मिलाना है, इस तरह से कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद देखो 1 0, तो 1 यहाँ है और 0 यहाँ है, यानी कि यहाँ आएगा। इसके बाद है 2 2, तो 2 और 2 तो यही रह जाएगा, 2 से इधर और इधर से, तो यानी कि ये वाला लाइन जो है इस तरह से खींच दोगे, ठीक है ना। तो यही हमारा ग्राफीय विधि से हल हुआ, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न भी अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 4। देखो प्रश्न संख्या 4 क्या कर रहा है, 4 का 4, इसमें भी वही काम करना है, पहले इसका जांच करना है, ठीक है। अब जांच करने के लिए देखो a1 बटे a2 हम लोग निकालेंगे पहले। a1 2 है और a2 इसमें 4 है, ये 2 दूना 4 कटेगा, यानी कि 1 बटे 2 समीकरण 1 मान लेंगे। दूसरा नंबर में हम लोग देखेंगे b1 बटे b2, तो b1 कहोगे -2 और b2 कहेंगे -4, इससे ही कटेगा 2 दूना 4, यानी कि ये भी आया 1 बटे 2 समीकरण हो गया 2। अब देखोगे c1 बटे c2, तो c1 आपका कितना है -2 और c2 है -5, इससे ही कटेगा, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 2 बटे 5, समीकरण हो जाएगा 3। तो देखो मेरे भाई लिखेंगे समीकरण 1 2 तथा समीकरण 3 से, समीकरण 3 से। अब देखो समीकरण 3 से देखेंगे 1 2 3 से, तो देख पा रहे हैं कि a1 बटे a2 के बराबर b1 बटे b2 तो है मेरे भाई, लेकिन इसके बराबर c1 बटे c2 नहीं है। और जब इस फॉर्मेट में आता है तो लिखते हैं कि कोई हल नहीं है, यानी कि यह असंगत है, यह असंगत है। और जब भी असंगत है मेरे भाई, तो हम कह सकते हैं कि इसको ग्राफीय विधि से हल करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया था कि यदि संगत है तो ही ग्राफीय विधि से हल करो, अन्यथा नहीं करो, ठीक है। तो चलो मैं उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न अच्छे से समझ गए होंगे। अब देखेंगे प्रश्न संख्या 5 नंबर। देखो 5 नंबर बहुत समझो कि चॉकलेटी प्रश्न है, और ये प्रश्न मैं वीवीआई तौर पर देता हूं। वीवीआई है कि ये प्रश्न एग्जाम में पूछा ही जाएगा, 100% पूछा जाएगा, इसलिए इसको बिल्कुल अच्छे से समझना है। देखो प्रश्न क्या है, कह रहा है कि एक आयताकार बाग, ठीक है, जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो कह रहा है कि का अर्ध परिमाप की विमाएं ज्ञात कीजिए, अर्ध परिमाप की विमाएं ज्ञात कीजिए। यानी कि एक आयत है इस तरह से, ठीक ना, एक आयत है, एक आयत है, अर्ध परिमाप की विमाएं ज्ञात करना है, यही चीज है। तो थोड़ा सा इसमें और कुछ छूट रहा है क्या, देख लेते हैं, ठीक ना। छूट तो नहीं न रहा है, अगर छूट रहा होगा तब तो गड़बड़ हो जाएगा। देखो छूट तो नहीं रहा है हमारी समझ से, विमाएं ज्ञात करना है, तो अर्ध परिमाप इसका दिया है क्या, नहीं दिया है। कहता है कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है और अर्ध परिमाप की विमाएं ज्ञात करना है, अर्ध परिमाप की विमाएं ज्ञात करना है, ठीक ना। तो हम क्या करेंगे ना कि एक मान लीजिए ये वाला आयत बना लिए, इसका आयत बना लिए। आयत बनाने के बाद इसका जो है चौड़ाई मान लीजिए कि x है, तो इसका लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है, तो यहाँ पर लंबाई में क्या करेंगे हम, मतलब x में 4 जोड़ देंगे, ठीक है। ये हो गया चौड़ाई और ये हो गया लंबाई। तो लिख सकते हैं कि माना कि आयताकार बाग की चौड़ाई बराबर x मीटर तथा लंबाई कितना है, देखिए चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, मतलब 4 इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है, x प्लस 4 हो जाएगा। यहां तक समझ गए। अब एक काम करना है कि लंबाई और चौड़ाई तो हमारा हो गया, लेकिन यहां पर अर्ध परिमाप जब हम इसको करेंगे, लिखेंगे चूंकि वी नो that
वी नो दैट। अगर वी नो दैट से चलते हैं तो यहाँ पर हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि आयत का परिमाप क्या होता है। तो आयत का परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में कुछ चीजें छूट रहा है। ठीक है, अब क्या चीजें छूट रहा है इसको थोड़ा सा हम देखते हैं, इसके बाद बताते हैं। ठीक ना, इसमें कुछ चीजें छूट रहा है। क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंट है ना। 4 मीटर है, इसका विमाएं ये है, तो अर्ध परिमाप ज्ञात करें। ओ चलो, तो थोड़ा सा विलम्ब हुआ, क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट है यहाँ पर। ठीक है, इसीलिए सॉल्व करने में थोड़ा सा दिक्कतें हो रही थी। ठीक है, यहाँ पर देखो प्रश्न था कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। इसके बाद कह रहा था कि बाग का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। 36 मीटर है कि बाग का अर्ध परिमाप दिया है, तो कह रहा था कि बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग कैसे करेंगे। चलो यहां पर लिखेंगे सॉल्व। क्वेश्चन मिसप्रिंट हो गया था। ठीक है, तो यही आपका क्वेश्चन है, इसका अर्ध परिमाप 36 मीटर दिया गया है और लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। यानी कि हम क्या करेंगे, आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, जैसे ये वाला मान लिए हम कि एक आयत है, इसकी चौड़ाई x है और चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है क्या, लंबाई। तो यहां पर लिखेंगे माना कि आयताकार बाग की चौड़ाई बराबर x, इसलिए लंबाई, इसको एक्स वाई भी मान करके बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, ऐसे भी बना सकते हैं, वैसे भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर लंबाई जो है हमारा x + 4 हो गया, क्योंकि 4 अधिक है चौड़ाई से ना। तो अब लिखेंगे कि इसलिए यहाँ पर देखेंगे हम लोग परिमाप, अर्ध परिमाप। आयत के परिमाप क्या होता है, तो परिमाप जो होता है वो होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। ठीक है, लेकिन हमको अर्ध परिमाप का बात करना है, तो अर्ध परिमाप का मतलब इसमें 2 से भाग करना होगा, और इधर भी आपका आधा दिया गया है। अर्ध परिमाप का वैल्यू जो है कितना दिया है, 36 दिया है, और बराबर इधर देखिए 2 इंटू लंबाई का वैल्यू कितना है, लंबाई x + 4 है। ठीक है, और चौड़ाई वाला x माने हैं, यही चीज है, और इसके बट्टे में 2 है। एक काम करते हैं, इधर 36 है, 2 इधर गुना भागा में, इधर आएगा गुना में,
और 2 ऊपर गुना में नीचे आएगा भागा में, बराबर में बचेगा 1x और 1x 2x और प्लस 4। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल होगा तो यहाँ पर बच जाएगा 36 और बराबर उधर बच जाएगा 2x प्लस 4। यहाँ पर देखिए 36, 4 उधर प्लस में इधर आएगा माइनस में, बराबर 2x। यहाँ पर 36 में से 4 घटाओगे 32 बराबर में 2x। ठीक है, अब 2 उधर गुना में इधर आएगा भागा में, तो 2 से काट दोगे 16 दूना 32, यानी कि x का वैल्यू आ गया 16 मीटर। अब x क्या माने थे हम, तो आपको पता है कि चौड़ाई माने थे, लिखेंगे इसलिए आयताकार बाग की, अतः आयताकार बाग की चौड़ाई x इज इक्वल टू 16 आया। कितना आया? 16 मीटर। एक तो आंसर हो गया। अब लिखेंगे कि तथा इसका लंबाई निकालना है, तो लंबाई मतलब क्या, x प्लस 4, उससे 4 अधिक है, मतलब जब चौड़ाई 16 आया तो 16 में 4 ऐड करोगे तो 16 4 20 मीटर आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया मेरे भाई, ये हो गया इसकी लंबाई। ठीक है, तो लंबाई और चौड़ाई हमारे पास हो गया। तो इस तरह से प्रश्न को सॉल्व करना था। बीमाएं ज्ञात करना है, मतलब लंबाई चौड़ाई ज्ञात करना था, तो लंबाई चौड़ाई हमने ज्ञात कर रखा। इसको 2 समीकरण के रूप में भी बना सकते हैं एक्स वाई मान करके, लेकिन हमने ऐसे इसको बनाना जरूरी समझा क्योंकि इस तरह से बिल्कुल आसान तरीके से सॉल्व हो जाता है प्रश्न। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 ये रहा स्क्रीन पे, बेहद शानदार प्रश्न है। देखिए प्रश्न क्या कर रहा है। प्रश्न है कि एक रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 दी गई है, तो दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि प्रतिच्छेद करती रेखाएं और समांतर रेखाएं के रूप में हो। ठीक है, और समपाती रेखाएं हो। तो बहुत ज्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 एक समीकरण दिया गया है। ठीक है, और हमसे पूछा जा रहा है मेरे भाई पहला नंबर कि प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो, प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो, प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो। तो जब प्रतिच्छेद करने वाली रेखाएं होता है तो इस रूप में हमको आना चाहिए, a1 बटे a2 बराबर नहीं होगा b1 बटे b2। तो यहाँ हम लोग एक ऐसा समीकरण लिखेंगे जिसमें a1 बटे a2 बराबर नहीं होगा b1 बटे b2, तभी हम कह सकते हैं कि प्रतिच्छेद करती रेखाएं होगा। तो एक समीकरण का उदाहरण देना है तो हम लोग ले लेंगे यहाँ पर एक समीकरण का उदाहरण। मान लो यहाँ पर लिख लिए 4x प्लस यहाँ पर मान लो लिख लिए हम 2y, इसके बाद माइनस ले लिए यहाँ पर हम 6। ठीक है, और बराबर में 0। अब ध्यान देना यहाँ पर हम लोग जांच भी कर लेंगे कि क्या है ये वाला फॉर्मेट में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो a1 a2 निकालो, a1 बराबर 2, b1 बराबर यहाँ पर 3 हो गया, c1 बराबर यहाँ पर 8 हो गया, और a2 निकालोगे तो 4 और b2 निकालोगे तो 2 और c2 निकालोगे तो -6। ठीक है, अब जांच कर लो भाई कि क्या सही बात है या गलत है। तो a1 बटे a2 देखो कितना होगा, a1 है आपका 2 और a2 है 4, 2 दूना 4 और यह 1 बटे 2 आया। फिर कर लेते हैं b1 बटे b2। ठीक है, अब b1 बटे b2 करोगे तो b1 कितना है मेरे भाई, तो b1 कहोगे कि ये आपका 3 है। कितना है? 3 है। और b2 कितना है? -6 है। अब इसको काट दोगे तो यहाँ पर सॉरी b2 हमारा 2 है। कितना है? 2 है प्लस में, ठीक ना, यानी कि 3 बटे 2 है। तो बताओ दोनों बराबर है? नहीं ना बराबर है, यानी कि इस रूप में आया कि नहीं। a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2, इसलिए हम कह सकते हैं कि रेखाएं प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं हैं। ठीक है, यानी कि इसका एक समीकरण का उदाहरण देना था 2 चर वाला, तो 2 चर वाला समीकरण का उदाहरण हमने दिया और इसको जांच करके भी बता दिया कि ये प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं है। तो अब हम लोग देखेंगे दूसरा नंबर क्या कर रहा है, समांतर रेखा आना चाहिए। देखिए एक समीकरण सब में वही रहेगा आपका 2x प्लस 3y और -8 बराबर 0। अब दूसरा नंबर एक ऐसा समीकरण लेना है जो
जो क्या हो जाए मेरे भाई, समपाती नहीं सॉरी समांतर, समांतर रेखाएं हो, समांतर रेखाएं हो। ठीक है, अब इस रूप में हमको लाना होगा, यानी कि A1/A2 बराबर B1/B2 दिखाना होगा, और इसके बराबर नहीं होगा C1/C2। जब इस फॉर्मेट में आएगा तब भी हम कह सकते हैं कि रेखाएं समांतर होगा। तो आइए एक उदाहरण लेते हैं, लिखेंगे उदाहरण। उदाहरण, एक समीकरण दिया गया था, दूसरा समीकरण का उदाहरण हम ले रहे हैं। ठीक है, समीकरण नंबर 2 इसको मानेंगे। तो देखो यहाँ पर मान लो हम ले लेते हैं 4x और प्लस यहाँ पर ले लेते हैं 6y और यहाँ पर -5 और बराबर में 0 ले लेते हैं। ठीक है, उदाहरण ले लिए। अपने से जो मन चाहे वो उदाहरण ले सकता है, लेकिन इस रूप में हमको जांच करने पर आना चाहिए। तो आओ देखते हैं। यहाँ पर देखो A1 इसमें से निकालते हैं तो A1 2 है, B1 कितना है 3, C1 कहोगे -8। अब देखो इसमें से हम A2 निकालेंगे तो 4 होगा, B2 निकालेंगे 6 होगा, C2 निकालेंगे -5 होगा। ठीक है, अब देखो A1/A2 जांच करोगे तो आपका 2/4 यानी कि 2 दूना 4 1/2 समीकरण 1 हो जाएगा। अब देखो B1/B2 करोगे तो कहोगे कि सर -3/6 आएगा, यानी कि 3 दूना 6 1/2 आएगा मेरे भाई। तो समीकरण 2 मान लेंगे। अभी तक दोनों समान आ रहा है, मतलब बराबर आ रहा है। C1/C2 करोगे तो -8 में -5 आएगा मेरे भाई, यानी कि 8/5 हो जाएगा। ये हुआ समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब ध्यान देना कि क्या ये इस फॉर्मेट में आया, इस फॉर्मेट में आया, तो बिल्कुल आया। देखो A1/A2 समीकरण 1 और 2 और 3 से देख रहे हैं कि A1/A2 बराबर B1/B2 आया है और बराबर नहीं आया C1/C2। देखो ये अलग आया है, ये दोनों बराबर आया है और ये अलग मान आया है। तो यानी कि इस चीज को हमको संतुष्ट कर रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि रेखा क्या है, समांतर है। तो हमारा उदाहरण ये वाला जो है यही सेटिस्फाइड करता है, आंसर सही हुआ। इसके बाद हम लोग इसी में देख लेंगे प्रश्न संख्या 6 का नंबर 3। देखो इसको कैसे बनाओगे, संपाती लाना है, यानी कि यहाँ जो समीकरण दी गई है, यहाँ जो समीकरण दी गई है, ठीक है, इसमें एक ऐसा समीकरण मानना है जो कि हमको दर्शा पाए कि संपाती रेखाएं होगा। ठीक है, संपाती रेखाएं हो, ऐसा आना चाहिए। A1/A2 बराबर B1/B2 और बराबर C1/C2 आना चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि रेखाएं संपाती होगी। तो आइए उदाहरण लेते हैं। यहाँ पर उदाहरण लोगे तो A1 कितना है, 2 है। ठीक है, A1 हमारा 2 है और B1 कितना है, 3 है और C1 कहोगे -8 है। तो यहाँ पर एक समीकरण का उदाहरण लेना है हमें केवल ना। तो उदाहरण मान लो यहाँ पर लिख दिए 4x या 8x लिख दो। देखिए इसका हम लोग थोड़ा सा अलग उदाहरण मानते हैं ना, चलिए अलग उदाहरण मानते हैं। ठीक है, अलग उदाहरण के रूप में क्या मान सकते हैं, जैसे मान लो कि यहाँ पर हम लिख दिए x। ठीक है, यहाँ पर क्या लिख दिए x, यहाँ पर x लिख दिए तो यहाँ पर y लिखना होगा। इसके बाद यहाँ पर हमको क्या लिखना होगा, 2 3y, गड़बड़ हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, ऐसा मानते हैं। इसको मान लेते हैं 4 दूना 8 x और 4 तिहाई 12y और 4 8 32 बराबर में 0। इस समीकरण को हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर A1/A2 अगर निकालेंगे तो दोनों बराबर आएगा। A1 कितना है 2, A2 4, सॉरी 8, 2 चौके 8, यानी कि 1/4 आया। अब इसी तरह से B1/B2 देखोगे तो B1 कितना है 3 है और B2 कितना है 12 है, 3 चौके 12, यानी कि 1/4 आ गया। अब देखो C1/C2 देखोगे तो C1 कितना -8, C2 कितना -32, माइनस माइनस कैंसिल, 8 चौके 32, यानी कि कहोगे कि 1/4 आ गया, यानी कि तीनों हमारा बराबर आ रहा है, यानी कि ये वाला फॉर्मेट को संतुष्ट कर रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये समीकरण जो है इसका संपाती का उदाहरण
हो गया। ठीक है, तो यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ कि प्रश्न 6 भी अच्छे से आप समझ गए होंगे। आओ देखते हैं प्रश्न संख्या मेरे भाई 7 नंबर। ये रहा 3.2 का प्रश्न संख्या 7। तो 7 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है भाई मेरे, यहाँ पर देखो, इसको अच्छे से करने का है। ऐसा ही प्रश्न एग्जाम में कभी कभी दे देता है। करा कि समीकरणों x माइनस वाई, ठीक है, x माइनस वाई बराबर क्या है, x माइनस वाई प्लस 1 है, यहाँ पर प्लस 1 है और बराबर में 0 है, ऐसा है। तो इसका कर रहा है ना, एक समीकरण और दिया गया है 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर में 0 है, और कह रहा है कि ग्राफ खींचिए और x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। तो बड़ा डिफिकल्ट प्रश्न है बाबू, थोड़ा सा गहराई से इसको समझना होगा। देखो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे ना कि ग्राफीय विधि से इसको हल करना है, तो समीकरण 1 को हम लोग पहले सीधा कर लेंगे, यानी कि x माइनस वाई बराबर 0 -1 उधर भेज दिए प्लस। अब इधर देखो x बराबर -1 और प्लस y, इसको मान लेंगे समीकरण 1। ठीक है, अब यहाँ पर समीकरण 1 जो होता है इसी को हम लोग सारणी इसी से तैयार कर लेंगे। ठीक है, एक सारणी तैयार करेंगे मेरे बाबू। तो देखो यहाँ पर x और ये y हुआ। ठीक है, अब x का वैल्यू क्या रख दे हम, सॉरी y का वैल्यू मान लो यहाँ 0 रख देंगे, तो x का वैल्यू क्या आएगा, -1 आएगा। 0 रखोगे -1 में जोड़ोगे वही चीज आएगा। इसके बाद यहाँ पर हम लिख देंगे, मान लो y का वैल्यू 2, तो x का वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, क्योंकि 2 प्लस में और 1 माइनस में, प्लस माइनस घटेगा तो 1 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक समीकरण से ये हुआ। समीकरण नंबर 2 देखो तो 3x प्लस 2y और बराबर में 0 प्लस 12 लिख सकते हैं, 12 इधर माइनस में उधर जाएगा प्लस में, यानी कि 3x प्लस 2y बराबर हो गया 12। ठीक है, देखो यहाँ 3x बराबर 12 माइनस 2y। अब x का वैल्यू क्या हुआ, तो 12 माइनस 2y और बट्टे में 3 है। ठीक ना, देखो दीजिएगा। तो यहाँ पर सारणी बना लेंगे। ठीक ना, क्या बनाएंगे हम, सारणी बनाएंगे, लास्ट कर रहा है। ठीक ना, थोड़ा सा धीरे धरने का है। अब यहाँ पर देखिए, इधर x मान लेंगे, इधर y मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। तो यहाँ पर इसका मान हम y का मान यदि 0 रख दें तो x का वैल्यू क्या आएगा, 3 चौके 12 कटेगा ना जी। ठीक है, इसको आराम से सॉल्व कीजिएगा, सब आ जाएगा। अब यहाँ पर x का वैल्यू हम क्या रख दें, यदि 3 रख देंगे तो 3 दूना 6, और यहाँ 12 में से 6 घटाएंगे 6, और 6 को 3 से भाग मारेंगे 2 आएगा, यानी कि y का वैल्यू 3 रख देंगे तो x का वैल्यू क्या आएगा, x का वैल्यू 2 आएगा। ठीक है, ये रहा। तो अब हम लोग इसका ग्राफ खींचेंगे, ग्राफीय विधि से हल करना है। लेकिन हाँ, एक बात इसमें याद रखना होगा कि जो ग्राफ खींचोगे बाबू, उसमें बिल्कुल आराम से खींचना होगा। ग्राफ पेपर यदि आपके पास अवेलेबल नहीं है तो, रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें आराम से स्केल से मिला दोगे, सही आंसर आ जाएगा। लेकिन हम लोग विदाउट स्केल बना रहे हैं तो थोड़ा सा चीजों को अच्छे से करना होगा, नहीं तो थोड़ा सा इधर उधर टेढ़ा हो जाएगा तो करेक्ट आंसर नहीं आ पाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पर सबसे ज्यादा सारणी में हम देख पा रहे हैं कि 4 है, तो 5 तक हम लोग गिनती गिन लेते हैं, 1 2 3 और 1 4 और 1 5। इधर चलोगे तो इधर माइनस में -1 -2 -3 -4 -5। इधर चलोगे तो -1 -2 -3 और -4, और यहाँ पर -5 और यहाँ पर -6। जितना चाहो उतना ज़्यादा ले सकते हो, लेकिन कम नहीं लेना है। जो ग्राफ में सबसे ज़्यादा जो संख्या है उससे कम नहीं लेना है, सारणी में जो ज़्यादा। ठीक ना, सारणी को देखना है। यहाँ पर 1 2 3 4 5। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखेंगे -1 और 0। सारणी 1 में -1 और 0, -1 कहाँ है, x में यहाँ है, x लाइन पर, और y 0 है तो y 0 आपका यही है।
यानी कि x -1 और y 0, यानी कि यहाँ पर आ रहा है, ठीक ना, -1 और 0, तो -0 तो इसी में आ जाएगा ना, दोनों के सिद्ध में, तो दोनों के सिद्ध में यानी कि यहीं आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख लेंगे -1 और 0, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। इसके बाद 1 2, तो 1 प्लस में यहाँ 2 यहाँ, तो इन दोनों के सामने यहाँ आएगा, इधर से और इधर से बिल्कुल सामने में लिखना है, एक सीध में लिखना है, तो 1 और 2 लिख लेंगे, ठीक है। अब इसको स्केल से मिलाना है, प्रेम से एकदम, हम तो ऐसे ही मिला देंगे, लेकिन आप लोग इसको एक काम कीजिएगा, स्केल से मिलाइएगा ना तो बिल्कुल सीधा मिलेगा। हमारा देखिए हाथ से मिला रहे हैं, थोड़ा बहुत टेढ़ा पेढ़ा हो जा रहा है ना, तो आप लोग इसको ऐसे गलती मत कीजिएगा, ठीक है। अब इसको देखिए 2 3, मतलब x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 3, तो 2 प्लस में यहाँ और 3 भी प्लस में है, तो y लाइन पर 3 प्लस में यहाँ है, यानी कि इधर से 2 और इधर से 3 यहाँ पर आएगा, ठीक ना, इधर से 2 और 3 यहाँ, इधर से 2 और इधर से 3, इसका नाम दे देंगे 2 और 3, ठीक है। उसी लाइन पर गया। अब नीचे वाला में देखो 4 0, तो 4x यहाँ है और y 0 यहाँ है, तो मतलब हमारा एक बिंदु यहाँ बनेगा, ठीक है, और इसका नाम हो गया 4 0, ठीक ना। अब देखो इसका और इसका मिलान करना है, तो इस तरह से स्केल की मदद से बिल्कुल आराम से भैया मिला देना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर देख पा रहे हो कि एक त्रिभुज बन गया, ठीक है। अब यहाँ जो बिंदु कटा उसका नाम है 2 और 3, एक त्रिभुज बना। इसको कह रहा था कि इस पटल को छायांकित करो, त्रिभुजाकार पटल को क्या करो भैया, छायांकित करो, मतलब छाया करो। देखो हमने छाया किया, मैंने कलर कर दिया, ठीक ना। अब देखो ये रंगीन हो गया, ठीक है, रंगीन हो गया। और दुनिया रंगीन है जी, तो इसको ऐसे कैसे रहने दोगे, ठीक ना। दुनिया जब रंगीन है तो हम लोग ऐसे ही रहेंगे जी, रंगीन हो जाएंगे हमनियों की, ठीक है। प्यार कोइले बानी गुनाह नहीं होला कि तुम। चलो अब क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। यहां पर कह रहा था कि त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, ठीक है। यानी कि शीर्ष बिंदु एक ये वाला है, इसका नाम ए दे दिए, इसका नाम बी दे दिए और इसका नाम सी दे दिए, ऐसा कुछ बात है। तो शीर्ष मतलब इसका मुंडी का नाम, निर्देशांक लिखना है। छाया तो हमने कर दिया। अब इसका निर्देशांक लिखोगे तो क्या है, -1 0 है, तो यानी कि ए वाला पहले लिखोगे तो ए वाला है 2 और 3, निर्देशांक हो गया। इसके बाद बी का निर्देशांक क्या लिखोगे, बी का निर्देशांक होगा -1 और 0, और सी का निर्देशांक लिखोगे तो 4 और 0। यही आपका फाइनली आंसर हुआ, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न भी अच्छे से समझ गए होंगे आप लोग, और अच्छा से समझ में आ गया भैया। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि मैं अगली बार भी वीडियो लेकर के आपके लिए लेकर के आऊं। और चलिए आपका यहाँ तक आज का दिन शुभ हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।